इस टाइम पे गोगी भट्ट कहाँ है? रात को 2:30 बजे मुझे कॉल आती है किसी दोस्त की। उसने कहा जी कि मिर्ज़ा साहब गोगी भट्ट का इनकाउंटर हो गया। तीफी भट्ट को दुबई से लेकर आना था पाकिस्तान, तो उस टाइम ये बातें चल रही थी कि तीफी भट्ट को एक सीसीडी के ऑफिसर जो हैं वो लेकर आ रहे होंगे और उनको साथी छुड़वाने आ जाएंगे और वो मारे जाएंगे। लेकिन जब वो कराची पहुंचे तो ये कह रहे थे कि ये सब झूठ है। वो सुबह अदालत में पेश होंगे और तमाम मामला जो हैं वो अदालत के सामने ही होंगे। अली आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि तीफी भट्ट को मरवाने के लिए अरशद अमीन चौधरी था कौन? क्या वो एक गैंगस्टर था, डॉन था या स्टूडेंट लीडर था? सबसे ताकतवर तरीन बदमाश कह लें, गुंडा कह लें, स्टूडेंट लीडर कह लें, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, मिनिस्टर जो थे वो सब उसके हाथ में हुआ करते थे। लाहौर में उसकी दहशत थी, लोग उससे डरते थे। तीफी भट्ट और अरशद अमीन चौधरी, मसला क्या था? आतिफ चौधरी जो है उसके आबिद चौधरी के बदला लेने के लिए कसम खाता है। वो कहता है मैं अरशद अमीन चौधरी को नहीं छोड़ूंगा। अरशद अमीन चौधरी को मरवाने में तीफी भट्ट का हाथ था। उस दौर के जो टॉप 10 इश्तिहारी थे, बाबा नीफा वगैरह थे, नाजी भट्ट था, वहीदियाँ था, पिंकी था, ये सारी टीम हुआ करती थी सर। अब वहाँ आरिफ चौधरी के घर के बाहर उन्होंने अपनी पूरी फील्डिंग लगाई हुई थी। लिया से आया एक आम सा नौजवान कैसे लाहौर का सबसे बड़ा बदमाश बन गया? अरशद अमीन चौधरी के पीछे कौन कौन सी बाअसर शख्सियात थी? अरशद अमीन चौधरी ने मियां नवाज शरीफ की रैली पर हमला क्यों किया था? अरशद अमीन चौधरी ने क्या आतिफ चौधरी का कत्ल किया था? अरशद अमीन चौधरी का कत्ल, तीफी भट्ट का मुबैना पुलिस मुकाबला और क्या गोगी भट्ट को उन्हीं के साथी छुड़वाने आएंगे? ये तमाम हकाइक जानिए सीनियर सहाफ़ी आमिर मिर्ज़ा साहब से आज के इस पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपने अब तक सोच डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिर्ज़ा साहब, 11 अक्टूबर 2025 तीफ़ी भट्ट का मुबैना पुलिस मुकाबला जिसमें वो अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए, वो हमने रिपोर्ट किया, पूरी दुनिया को ये मामला पता है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि तीफ़ी भट्ट पर माजी में क्या क्या इल्ज़ामात लगे। एक करेक्टर हमारे सामने माजी में आया, अरशद अमीन चौधरी, स्टूडेंट लीडर। अरशद अमीन चौधरी था कौन, उस पर क्या क्या इल्ज़ामात थे और उसने क्या कुछ किया और उसके साथ फिर क्या हुआ? लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा गोगी भट्ट। इस टाइम पे गोगी भट्ट कहाँ हैं? क्या गोगी भट्ट पुलिस की हिरासत में है, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है? और क्या गोगी भट्ट को भी साथी छुड़वाने आएँगे? आपके पास क्या न्यूज़ है इस बारे में? अली गोगी भट्ट के हवाले से आपको मैं बताऊं कि अभी तक स्टिल जो है ना उसके मुतल्लिक मुतज़ाद इत्तलात हैं। कन्फर्मेशन ना गोगी भट्ट की फैमिली की तरफ से कोई आ रही है और ना ही पुलिस वालों की तरफ से किसी किस्म की कोई ऐसी बात सामने आ रही है कि आप कह सकें कि वो पुलिस की तहवील में है या नहीं है। तीफी भट्ट का जब एनकाउंटर होता है आज से अपना 3 दिन पहले, तो उसके बाद कोई मेरे ख्याल 8-10 घंटे के बाद से जना गोगी भट्ट के मुतल्लिक खबरें आनी शुरू हो गई थी। अब वो ये थी कि पुलिस ने उसके घर रेड किया है, रेड करके उसको अरेस्ट कर लिया है और इस इंतज़ार में थे कि अब किसी भी वक्त जो है ना गोगी भट्ट के मुतल्लिक भी ये बातें सामने आएंगी कि जी उसको भी साथी छुड़वाने आ गए हैं। तो ये उस रात भी सारी अपना टीफी भट्ट का जब एनकाउंटर हुआ जिस रोज़, सारी रात, बल्कि रात को 2:30 बजे, मैं आपको बताऊं, रात को 2:30 बजे मुझे कॉल आती है किसी दोस्त की। उसने कहा जी कि मिर्ज़ा साहब गोगी भट्ट का एनकाउंटर हो गया। तो वो कह रहा है हम बल्कि क्राइम रिपोर्टर्स जो थे ना जितने भी, सारी रात वो इसी चीज़ पर लगे रहे हैं और तलाश करते रहे हैं। कभी लाहौर से बाहर किसी को फ़ोन कर, अपने नुमाइंदों को फ़ोन कर, पुलिस ऑफिसर को फ़ोन कर, इवन के सोहेल जफ़र चट्ठा जो है एडिशनल आईजी सीसीडी के, उनसे काफ़ी दोस्तों ने रब्ता भी किया। और उन्होंने बल्कि एक टाइम पे तो एक दोस्त ने बताया कि यार वो ना ज़िच हो गया ये सुबह से फ़ोन सुन सुन के ना, सोहेल जफ़र चट्ठा। और उसने बड़ा मतलब कि गुस्से में आके भी कुछ दोस्तों को कहा कि यार नहीं, हमारे पास नहीं है, हमने नहीं पकड़ा उसको। मतलब कि इस तरह के भी जवाब वहाँ से आए। तो रात को जब इत्तला आती है कि गोगी भट्ट को 2:30 बजे के उसको मार दिया पुलिस मुकाबले में, और ये सब अफवाहें थी। और ये भी कहा गया कि ये बात जो है वो ट्रकों वालों की तरफ से आई है।
तो अब ट्रकों वाला की तरफ से आई जो बंदा उनका नाम लेके ये बात कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस मामले में। तो उनकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है उस पे रिलाय भी किया जाता था कि क्योंकि इन्वॉल्व हैं इस मामले में, सारा कुछ उनको पता है और पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी वो राब्ते में है। फिर जो चंद एक पुलिस अफसर उनके अच्छे सीसीडी में मौजूद हैं, वो उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं देंगे। तीफी भट्ट की जो अपना गिरफ्तारी थी दुबई के हवाले से, वापसी लाने के हवाले से, वो भी जो था ट्रकों वाले जो थे उनको जो सीसीडी के अफसरान ने इन्फॉर्मेशन दी थी, वही इन्फॉर्मेशन आगे भी पास हुई थी और वो ठीक थी। लेकिन सारी रात उस पे क्राइम रिपोर्टर्स भी काम करते रहे, सुबह तक, बल्कि कल दोपहर तक जो है ना, वो यही कहते रहे कि गोगी भट्ट, लेकिन अभी तक स्टिल गोगी भट्ट के मुतल्लिक कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर है, किस हाल में है, खुद से अंडरग्राउंड है या पुलिस की तहवील में है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर ये पुलिस की तहवील में होता ना गोगी भट्ट, तो अब तक उसका कोई ना कोई रिजल्ट, कोई ना कहीं ना कोई कहीं से पता रिएक्शन भी चल आ जाता। जाना था उसका। और दूसरा उसकी फैमिली की तरफ से जो है वो भी रिएक्शन आना था उस चीज़ का, लेकिन उसकी फैमिली की तरफ से वो रिएक्शन नहीं है जो होना चाहिए था। वो बात करते हैं गोगी भट्ट के मुतल्लिक, लेकिन वो गोल-मोल सी बात करते हैं। टीपी भट्ट के जनाजे पे भी नदीम वाई से बात हुई, उनका सानू कुछ नहीं पता। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਤੀਫੀ ਬਟ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आ रही कि कित्थे गया है, कौन ले गया है, साडा उहदे नाल कोई राबता नहीं गा। वो ऐसी कुछ गोल मोल सी बात करते थे। मेरी बल्कि एक दो फैमिली मेम्बर से भी बात हुई थी अपना गोगी भट्ट के कह लें, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि ख्वाजा राहील किधर है गोगी भट्ट का भाई। तो उनका जी साड़ी ਉਹਦੇ ਨਾਲ परसों राती गल हुई है फोन ते, लेकिन उस तो बाद ਉਹਦੀ भी नंबर शंबर बंद है, वो भी किसी राबते च नहीं गा। मैं कहा एकदम आया कि यार मैं भी शायद गोगी के साथ राहील को भी उठा लिया उन्होंने, उसका भी नंबर शंबर बंद हो गया सारा, उसको भी पास रखा हुआ हो। तो बहुत सारी बातें इसमें जो थी ना, वो कुछ मतलब ज़हन में आती थी कि शायद इस वजह से उसको उठाया है, इस वजह से गिरफ्तार किया, या वो खुद चला गया। एक तो फिर चीज़ समझ आती थी कि अगर पुलिस के पास है, और आपने देखा होगा ख्वाजा अज़हर गुलशन ने जो अपना इंटरव्यू दिया है, हम पर प्रेशर डाला जा रहा है कि तीफी की डेड बॉडी आपको तब देंगे जब आप बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, लिख कर देंगे। ये चीज़ें सारी सामने आ रही थी, तो हमें ये आ रहा था कि शायद ये वो एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं गोगी की सूरत में उसके अहल खाना पे कि कोई तीफी भट्ट के पुलिस मुकाबले में कोई रेजिस्टेंस ना आए, ताजर ना इकट्ठे हों, कोई रौला ना डालें, कोई कोर्ट में जाके दरख्वास्त ना। तो इस किस्म के मामला सारे जेन में चल रहे थे, डिस्कशन भी दोस्तों से यही हो रही थी। लेकिन मैंने बल्कि कहा भी, मैं कहा यार कहीं ऐसा ना हो कि ख्वाजा राहील और गोगी दोनों ही पुलिस के पास हों और उनका राब्ता जो है किसी से नहीं हो रहा, नंबर बंद है। लेकिन तीफी भट्ट के जनाजे से थोड़ी देर पहले जब वहाँ पर ख्वाजा राहील आता है और उसको वहाँ से दोस्तों से मेरी मुलाकात उससे नहीं हुई, लेकिन मैंने देखा उसको वहाँ पर जिस तरह वो गुफ्तगू कर रहा था और उसके चेहरे पे कह लें कि इत्मीनान, कोई परेशानी वाले आसार मैंने ऐसे नहीं देखे कि एक उसका भाई कज़न तीफी भट्ट जो है वो मारा गया है और दूसरा जो है वो अभी भी अपना कह लें कि रेड जोन में है अभी। तो मैंने वो ऐसे कोई तासरात देखे नहीं, तो तब से मुझे ना कुछ थोड़ा-सा हुआ कि यार मुझे लगता है कि गोगी जो है वो पुलिस के पास नहीं है। क्योंकि तीफी भट्ट को जब दुबई से पाकिस्तान लाना था ना उन्होंने, उससे पहले ही मे बी के गोगी भट्ट या उसके जो रुफ़्क़ा हैं, कह लें कि वकला की टीम कह लें, या और कुछ लोग जो कि मतलब कि जिनके तल्लुकात जो हैं हाई अप्स तक हैं, वो शायद मे बी उन्होंने उसको मशवरा दिया हो कि हालात साज़गार नहीं लग रहे, तीफी भट्ट को वापस आ लेने दो, आके देखो उसको कोर्ट में पेश करते हैं, उसके साथ क्या सलूक करते हैं, तब तक तुम जो है अंडरग्राउंड हो जाओ, साइड पर हो जाओ। ये ना हो कि तीफी भट्ट के साथ अगर तुम भी काबू आ गए तो बिल्कुल काम ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा और गोगी भट्ट जो है वो अंडरग्राउंड हो गया। ये मेरी समझ में बात आती है, जो हालात लगते हैं मुझे अब तक। अच्छा, इससे पहले जब तीफ़ी भट्ट को दुबई से लेकर आना था पाकिस्तान, तो उस टाइम ये बातें चल रही थी कि तीफ़ी भट्ट को एक सीसीडी के ऑफिसर जो हैं वो लेकर आ रहे होंगे और उनको साथी छुड़वाने आ जाएंगे और वो मारे जाएंगे। इस तरह की बातें चल रही थी, लेकिन जब वो कराची पहुंचे तो ये कह रहे थे कि ये सब झूठ है, वो सुबह अदालत में पेश होंगे और तमाम मामला जो हैं वो अदालत के सामने ही होंगे। इस तरह की कोई चीज़ आपको फ़ील हो रही थी कि कोई ऐसा मामला होगा कि तीफ़ी भट्ट का मुबैना तौर पे पुलिस मुकाबला हो जाएगा या तीफ़ी भट्ट को उसी के साथी छुड़वाने आ जाएँगे? कोई ऐसी चीज़ आपको फ़ील हो रही थी? अली आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि तीफी भट्ट को मरवाने के लिए, तीफी भट्ट के मुकाबले के लिए, अब देखें ना, दुश्मनी एक ट्रका वाला ख़ानदान से उनकी गुज़िश्ता 3 दहाइयों से चल रही है। अब तीफी भट्ट का जहाँ जहाँ बस चला, ट्रका वाला ख़ानदान के हवाले से उसने वहाँ पर उन पर अटैक किए। टीपू जो था, मीर बलाच का वालिद था, आरिफ अमीर टीपू,
उसके मर्डर के हवाले से पुलिस अफसरान बहुत क्लियर थे। बल्कि उस दौर में उमर विरक हुआ करते थे एसपी सीआईए, उनके पास तफ्तीश थी। अब तो खैर वो सीआईए जो पहले फिर ओसीयू बन गया और अब आजकल सीसीडी बना हुआ है। उस टाइम एसपी सीआईए उमर विरक वो वन मैन शो पंजाब पुलिस का होता था, मैं आपको बताऊँ। उसकी वर्किंग एक तरफ होती थी और तमाम पुलिस की वर्किंग एक तरफ होती थी। पूरे पंजाब के अफसरान उस पर डिपेंड करते थे। हमने उस पुलिस अफसर को देखा है कि आईजी पंजाब वेट कर रहे हैं, एडिशनल आईजी, डीआईजी, कई एसपीज बैठे हुए हैं बावर्दी कि एक मीटिंग किसी केस के, हाई प्रोफाइल केसेस जो थे वो सारे सीआईए के पास होते थे, हाई प्रोफाइल केस के हवाले से वो लोग वेट कर रहे हैं और कि जी उमर विरक साहब आएंगे तो मीटिंग शुरू होगी, डिस्कशन शुरू होगी। अब उमर विरक साहब झटका सा बंदा है, शेखुपुरा के रहायशी। उमर विरक साहब तशरीफ ला रहे हैं कि उन्होंने कल्फ लगा हुआ कार्टून वाला सूट पहना हुआ है और आके उनकी कुर्सी आईजी के साथ लगी हुई है। वहाँ पे आके वो बैठे हैं तो डिस्कशन शुरू होती थी। ये चीज़ पीएसपी क्लास को बहुत तंग करती थी। और उमर विरक की जो रिवर्शन हुई है, जो उनकी अपना जॉब के जितने भी मामलात आखिरी हुए और उनकी रिटायरमेंट तक, वो सिर्फ इस जेलसपन और हसद की वजह से हुए। पीएसपी क्लास जो थी, उन्होंने बकायदा एक खेल खेला और उस खेल में जो है फिर ये उमर विरक की वजह से पूरे पाकिस्तान में 28 या 27,000 जो पुलिस वाले थे, उनमें ऑफिसर्स भी थे, मतलब कि लोअर क्लास से लेके अपर क्लास तक, जिनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशनें मिली थी, वो सब रगड़े में आए थे। तो उसकी तफ्तीश उमर विरक साहब के पास थी, टीपू ट्रकों वाले के। उनका बड़ा क्लियर उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। उन्होंने गोगी भट्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज थी, मलक एहसान के खिलाफ दर्ज थी, तीफी भट्ट के खिलाफ दर्ज थी। गोगी भट्ट और मलक एहसान के मुतल्लिक मेरी उनसे एक नहीं कई मरतबा बात हुई है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर उन्होंने कहा, यार गोगी भट्ट ते मलक एहसान ਉਹ 100% ਟੀਪੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਬ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਅੱਛਾ मैंने उनको ये कहा, मैं कहा ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲਿਖਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਲਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਤੇ तीफी भट्ट के मुतल्लिक वो कहता था कि तीफी भट्ट इसमें प्लानिंग में शामिल है, तीफी भट्ट गुनहगार है टीपू के कत्ल में, ये बिल्कुल क्लियर कहते थे। तो मैं कहा जी फिर लिखो बेगुनाह क्यों नहीं लिखते ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਲਫ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਨਾ ਨੰਬਰ 2 ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। तो बहरहाल उस केस में वो बरी हो गए। इवन के तीफी भट्ट जिसके मुतल्लिक कहते थे वो कि वो अपना गुनहगार है, वो भी बेगुनाह हो गया उसमें, वो भी बरी हो गया था उसमें केस में, टीपू वाले केस में। फिर उसके बाद आप आ जाएं अमीर बलाज वाला मामला ले लें। अमीर बलाज वाले मामले में आपको भी मेरे ख्याल शायद आपका भी आफ्ताब इंटरव्यू फुलरवान किया साहब आफ्ताब ने। फुलरवान के, जी। फिर अपना इमरान किश्वर ने भी कहा कि भाई गोगी भट्ट इसमें हमें कहीं कोई शवाहिद नहीं मिले, किसी ने कोई गवाही नहीं दी, उसकी कहीं भी अपीयरेंस इस हवाले से शो नहीं हुई। हाँ, लेकिन वो तीफी भट्ट के बारे में ठीक है, कहते हैं तीफी भट्ट के बारे में कि वो यही ठोस कहते थे जो शवाहिद उमर है। विरक ने कहा था कि भाई हमारे पास बहुत अपना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है हमारे पास उसके मुतल्लिक, और हम इसको तीफी भट्ट को लिखेंगे, उसमें गुनहगार है वो, और हम उसको अपना साबित भी करेंगे, हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं। तो इस हवाले से आप ये देखें कि जब उसको गोगी भट्ट को गुनहगार लिखते हैं इसमें, तो हमारे लिए बड़ा अपना था, शॉकिंग तो था, लेकिन हमें अंदाज़ा था कि पुलिस में मामला किस तरह से चलते हैं, यहाँ पर किस तरह से कलाबाजियाँ खाते हैं पुलिस अफसर, वो समझ से बाला तरह चीज़ें। तो अब बाकी मामलात आगे देखना है कि आगे मामलात चलते किस तरह से हैं, गोगी भट्ट के हवाले से आगे डिसीजन क्या है। लेकिन मेरी कुछ दोस्तों से डिस्कशन भी क्योंकि इस हवाले से बंदा इंफॉर्मेशन के लिए या डिस्कशन के लिए, या जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं उनसे बातचीत करता है, पूछता रहता है। उन लोगों का ये है कि तीफी भट्ट के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद अब हालात कुछ ऐसे हैं कि इन दोनों ख़ानदानों का जो जानी नुकसान है ना, वो कहते हैं कि बैलेंस अब हुआ है। वो लोगों की एक ये राय है, एक ये डिस्कशन है। वहाँ और से टीपू और अमीर बिलाज, यहाँ से टीपू, जावेद अमीर भट्ट और बलाच, तीफी भट्ट। जावेद भट्ट और तीफी भट्ट, ये दोनों फैमिली के जो दो यहाँ पर नुकसान हुए ना, इसके अलावा जो कोई नुकसानात हुए हैं वो अलग है। टीपू के साथ दीवाने दल में 5 लोग मरे थे, खुद भी वो जख्मी हुआ था। इधर से वो मुजफ्फर शाह भी मारा गया, एहसन शाह मारा एहसन गया। शाह तीफी भट्ट के खाते में था, वो भी मारा गया।
इसके अलावा एक कोई अटैक होता है शालमी में, जो बच्चू पहलवान आज भी कहते हैं कि शालमी वो मेरे भाई के अड्डे पे, भाई पहलवान के अड्डे पे अटैक हुआ था, 3 लोग वहाँ मारे गए थे। फिर वो एक उस्मान भट्ट करैक्टर आया था, उनका इस्लामपुरे में मर्डर हुआ। फिर को 5 लोग लक्ष्मी चौक में, वो जफरी नत, नूरी नत का बेटा जो था वो मरा था, साथ उसके 4 दोस्त। मतलब ये सारे इसी दुश्मनी के खाते में डाले जाते हैं। लेकिन मोस्टली इनमें ये होता था कि शहर में कोई भी अपना मर्डर हो जाता किसी नामवर शख्स ने, तो इन दोनों में से कोशिश होती थी कि इसकी एफआईआर एक दूसरे के खिलाफ दर्ज करवा दी जाए। जफरी नत वाला मर्डर लक्ष्मी चौक में हुआ, ठीक है, उसमें 5 लोग मरे थे उसमें। अब उसकी एफआईआर जो उनकी थे दुश्मन थे उन समेत टीपू के खिलाफ भी दर्ज की। टीपू उस मामले में, उस कत्ल में इनोसेंट था, उसका कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन इनका दांव लगा, इन्होंने एफआईआर करवा दी उस पे टीपू के खिलाफ। अब आपको याद होगा ईद मिलादुन नबी पे जी जी, ताहिर ताहिर प्रिंस पे प्रिंस। अटैक हुआ था वहां पर। वहां पे भी कुछ 7-8 लोग मरे थे, कोई 14 लोग मरे नहीं थे। 8 लोगों की डेथ हुई थी वहां पे, क्योंकि हमने तो उसको रिपोर्ट किया हुआ है। 8 लोगों की, 7 या 8 लोगों की डेथ हुई थी, कुछ 24-25 लोग या 27 लोग जख्मी हुए थे उसमें, ठीक है। अब उसमें टीपू ने मैनेज किया ताहिर प्रिंस को। अब वो किस तरह से मैनेज किया, वो को फाइनेंशियली या कुछ जोर डलवाया, ताल्लुक इस्तेमाल किया उसने, उसने मैनेज करके ये अपना गोगी भट्ट, तीफी भट्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी, ठीक है। अब वो उसमें भी उनको खूब रगड़ा लगा उस मामले में। तो ये शुरू से इस दुश्मनी में ना ये चलता रहा है कि अगर कहीं कोई उनका हाथ पड़ता है तो वो एफआईआर दर्ज कर। अब एफआईआर दर्ज करवाने का मतलब ये होता था कि अगर उसमें गिरफ्तार हो जाए तो गिरफ्तार होकर कोर्ट पेश होना, या जमानत करवा लें तो कोर्ट में पेश होना होता था। अब कोर्ट में पेश जाने के लिए घर से तो निकलना पड़ता था। अब घर से निकलना रिस्की था। इन दोनों खानदानों के जो ये सरबराह है ना, टीपू ट्रका वाला हुआ करता था, तीफी भट्ट, ये इन लोगों की जिंदगी जो थी वो महदूद होकर रह गई थी अपने घरों और डेरों तक। वहां से ये बाहर नहीं निकलते थे। अच्छा, इनकी सिर्फ आपस में दुश्मनी थी या तीफी बट की और भी दुश्मनियाँ थी, और भी जगह से खतरा था? तीफी भट्ट का स्टार्ट में आपको अगर मैं बताऊं कि अरशद अमीन वाला मैटर ले लें, अरशद अमीन के साथ उनकी चलती रही है, काफ़ी अरसा चला है उनका अरशद अमीन के साथ मामला। लेकिन मेन टीपू ट्रका वाला के साथ ही इनका था। अब और जो लोग थे और जो धड़े शहर के कह लें आप, जो अपना बदमाशी के हवाले से नाम रखते थे, अब उसमें ये होता था कि कुछ धड़े जो थे वो टीपू ट्रका वाला की साइड पर होते थे और कुछ धड़े जो होते थे वो इनकी साइड पर होते थे। अब जो जहाँ पर खड़ा हुआ है, जहाँ स्टैंड कर रहा है, तो वो ज़ाहिर बात है अब उनकी मुखालफत ही होती थी उनके साथ। तो उसमें आप लाहौर में बड़े-बड़े नाम थे, जैसे बाबर भट्ट लखो डेरिया वाला कैसर भट्ट का जो भाई था, वो उसका रुझान इधर टीपू की तरफ था, तो अब तीफ़ी के साथ अल्टीमेटली मुखालफत ही उसकी होनी थी। तो इसी तरह तीफ़ी के साथ जो लोग खड़े हुए थे, उनकी टीपू के साथ मुखालफत होनी थी। तो ये तो एक ट्रेंड था और ये एक मतलब कि पढ़ी-लिखी बात है कि इसी तरह होना था। इस टाइम पे जो मुखबरी हुई थी, तीफी बट की जो गिरफ्तारी हुई थी दुबई में, उसके पीछे कौन था? अली इसके ना मतलब के मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। जो इंस्पेक्टर खालिद वरिया है ना सीसीडी के, वो अपने काम के हवाले से इंतहाई कॉम्पिटेंट है। वो कोई अब तक मेरा ख्याल को 2-250 जो थे अपना पीओस जो हैं उनको बाहर से दूसरे मुल्कों से इंटरपोल के ज़रिए ला चुके हैं, और उनमें से कोई मेरा ख्याल को 70-80% का इनकाउंटर ही हुआ है उनमें से। ठीक है, उनकी वर्किंग इस हवाले से बहुत बेहतरीन है, उनकी स्पेशलाइजेशन है इस हवाले से। तो वो जो मेरी इत्तला है ना, वो तीफ़ी भट्ट के ऊपर अमीर बलाज केस यानी कि उस पर पिछले काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे। गुजरांवाले से उनका ताल्लुक है, सीसीडी गुजरांवाले से, लेकिन वो पिछले कई हफ्तों से लाहौर में वर्किंग में थे वो, और इस पे काम भी कर रहे थे। तो इस हवाले से उनको इन्फॉर्मेशन जो थी, जो मेरी इत्तला थी कि कुछ पीओज़ हैं जो किसी दूसरे मुल्क में हैं, उनकी तरफ से जो है वो खालिद वरिया को इन्फॉर्मेशन पास हुई थी। ठीक है, अब नॉट श्योर अबाउट कि ये कितना ठीक है, कितना नहीं, लेकिन जो कुछ दोस्त हैं जिनका इस हवाले से या इस फील्ड से ताल्लुक़ है, उनका कहना ये है कि कुछ दोस्त हैं ऐसे जो कि दूसरे ममालिक में मौजूद हैं, उनका ताल्लुक़ जो था वो तीफ़ी भट्ट के साथ बड़ा अच्छा था, बड़ा प्यार बन गया हुआ था उनके साथ, और मे बी कि ये इन्फॉर्मेशन इंस्पेक्टर खालिद वरिया को वहाँ से पास हुई है, और उसके बाद जो है फिर इंस्पेक्टर खालिद वरिया को वहाँ से दुबई में कन्फर्मेशन मिली है और वो यहाँ से तीफ़ी को लेने गए हैं। मुझे ये भी किसी ने कहा कि जब इंस्पेक्टर खालिद वरिया जो थे उन्होंने अफसरान से डिस्कस किया तीफ़ी भट्ट के मुतल्लिक, तो अफसरान को यकीन नहीं आ रहा था। उनका ये था कि यार हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तीफ़ी भट्ट लंदन में है, वो दुबई में नहीं है। लेकिन तीफ़ी भट्ट के आपने देखा होगा कि अपना मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हुए हैं कि तीफ़ी भट्ट के जो रेड नोटिस थे
वो दिसंबर 2024 में मनसूख हुए थे। ऐसे ही है। ठीक है? और जनवरी में दोबारा जारी हुए। जनवरी में दोबारा जारी हुए। अब वो मनसूख जो हैं वो अपना किस तरह होते हैं कि हमारे इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वो रेड नोटिस जो थे वो मनसूख करवाए थे। और फिर मनसूखी के बाद तीफी भट्ट को लंदन से दुबई बुलवाया था। तो उनका कोई प्लान था कि शायद तीफी भट्ट का कि वो वापस पाकिस्तान आने की कुछ प्लानिंग कर रहे थे, सुलह हो जाए जैसे कैसर कि भट्ट की केस होगी को थी। फेस करना था उन्होंने कि फेस करेंगे या सुलह के मामला देखें, क्योंकि उन दोनों ना मतलब कि गवर्नमेंट भी चाह रही थी, पुलिस ऑफिसर्स भी चाह रहे थे कि ये किसी तरफ मामला लग जाए, सुलह हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे अमीर बलाच केस को बहुत हाइप मिली थी, बहुत ज़्यादा इस मामले को उठाया गया था। तो कोशिश यही थी कि ये इसकी सुलह हो जाए। तो वो प्लान तीफी भट्ट वहाँ पे बैठ के कर रहे थे कि मैंने वापस जाना है। बल्कि उन दिनों अगर कुछ आपके ताल्लुक हो तो आप देखना कि नसीराबाद में जो घर है तीफी भट्ट का, वहाँ सफाइयाँ सुथराइयाँ भी शुरू हो गई थी, लोगों ने सेटिंग करवानी शुरू कर दी कि थी वापस आ कि रहे हैं। उन्होंने वापस आना है। अच्छा, मीनवाइल होता ये है कि यहाँ लाहौर में इमरान किश्वर डीआईजी ओसीयू थे ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक क्राइम रिपोर्टर हैं, आपके सुनो टीवी के होते हैं बिल्कुल, मिर्ज़ा मिर्ज़ा रमज़ान रमज़ान बेग। बेग साहब। ठीक है, उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक क्वेश्चन पुट किया कि इमरान किश्वर साहब से कि जी तीफी भट्ट के रेड नोटिस जो हैं वो मनसूख हो गए हैं। तो वो ना आगे से पुलिस ऑफिसर जो बैठे हुए थे ना, तो वो मुस्कुरा दिए, वो हंसे कि यार ये क्या बात कर रहा है, रेड नोटिस किस तरह से मनसूख हो सकते हैं। उनके इल्म में मेरा ख्याल शायद नहीं था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब उन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत सीरियस किस्म की बात आई है सामने, तो इसके मुतल्लिक चेक किया जाए। वो भी अब पता नहीं वो जो क्वेश्चन था वो पुट करवाया गया था किसी साइट से, कोई इन्फॉर्मेशन तो उसकी तीफी भट्ट की लीक किसी ने की, तो ये क्वेश्चन करवाया गया शायद वहाँ पर किसी से। तो इस बारे में भी कहा जा रहा है कि वो जानबूझ के क्वेश्चन करवाया गया था। तो वो जब बाद में पता करते हैं तो पता लगता है वाकई उसके रेड नोटिस मनसूख हो गए, या इनको भाग दौड़ मच जाती है। ये कोशिश करते हैं कि 15-20 दिन महीना लगा के वो जनवरी में दोबारा नोटिस जारी करवाते हैं। अच्छा, वो नोटिस जब उसकी नोटिस के जो अपना कह लें कि उसका प्रोसीजर चल रहा होता है ना, उसके मुतल्लिक तीफी भट्ट को इल्म नहीं होता कि ये दोबारा मामला जो है इस तरह से चल रहे हैं। अब वो जब जारी हो जाते हैं और जारी होने के बाद में जब तीफी भट्ट को पता लगता है तो वो दुबई से ट्रैवल कर ही नहीं सकता। वो कहीं भी एयरपोर्ट पे फ्लाई करने के लिए जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो वो वहाँ पर बाउंड होकर रह गया था। वो जनवरी से दुबई में मौजूद था वहाँ पे वो। तो अब इंस्पेक्टर खालिद वरजी के पास जब इन्फॉर्मेशन जाती है, वर्किंग तो उसकी थी, तो वो वहाँ पर जाता है इंटरपोल के ज़रिए और मुख्तलिफ इतलात हैं, कहते हैं कि होटल से गिरफ़्तार किया, वो कोई अपना फ़िश राउंड अबाउट के पास कोई होटल है, वहाँ से गिरफ़्तार किया। कुछ कहते हैं कि नहीं, किसी अपना बिल्डिंग में कोई फ्लैट से गिरफ़्तार किया। मेरी तीफ़ी भट्ट के जनाजे वाले दिन जो है ना, उनके एक फैमिली मेम्बर से बात हुई थी और बड़ा रिलायबल, मतलब उन्होंने मुझे एक फ़िक्रा कहा था उनका, ये सब ना मतलब कि फ़िज़ूल है कि वहाँ से गिरफ़्तार हुए, वहाँ से गिरफ़्तार हुए, ये हुआ। वो घर से ही गिरफ्तार हुए हैं जहाँ उनका बेटा रहता था फ्लैट में, वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया। वो इंटरपोल के आई है और ये खालिद वरिया इंस्पेक्टर साथ थे और वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया। तो वहाँ से फिर उसके बाद उनको दुबई पुलिस के हवाले कर दिया। वहाँ 5-7 दिन जो उनकी हिरासत में रहे हैं। मीनवाइल होता ये है कि वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी इस हवाले से। इंस्पेक्टर खालिद वरिया जो लास्ट कह लें आप मंडे मंडे की मॉर्निंग में वो दुबई से पाकिस्तान आते हैं, यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाते हैं और एक किसी ऑफिशियल्स के सिग्नेचर होने थे किसी पेपर के ऊपर, वो करवा के तो नेक्स्ट डे ट्यूसडे इवनिंग में वो वापस दुबई होते हैं। ठीक है। अब इस दौरान हमारी कुछ दोस्तों से बात हुई, तो उनको कहते पंजाब पुलिस और जो लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं ना, वो बड़े पुरुमीद हैं कि अगले आने वाले 8 से 10 दिनों में जो है ना, तीफी भट्ट को वो पाकिस्तान ले आएंगे। लेकिन इसके अगेंस्ट जो तीफी भट्ट के दोस्त थे, जो उनकी वकला की टीम थी, उनका ये कहना था कि हम साल 6 महीने इस मामले को लटका देंगे, जो अपना लेन देन का मामला वहाँ पर आ रहा था। तो ये बातें चल रही थी। तो 3 से 4 दिन गुजरे हैं, तो पता लगा कि जी तीफी भट्ट जो है वो पाकिस्तान ले आए उन्हें। और जिस दिन लेके आते हैं उस दिन सारा दिन जो कोहराम बरपा रहा है सोशल मीडिया पर, तो ये भी मामला इसी तरह आज सामने आपके आए। सोशल मीडिया पर तो चल रहा था और टीवी पर भी रिपोर्ट हुआ कि वो लाहौर पहुंच गए हैं एयरपोर्ट से।
बाद में हम देखते हैं कि अगले दिन हमें पता चलता है कि कराची से बाय रोड वो लाहौर के लिए आ रहे हैं और रहीम यार खान में अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे जाते हैं। बाय रोड क्यों लेकर आया गया? इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि मुलज़िम को, इतना हाई प्रोफ़ाइल मुलज़िम है, उसको फ़्लाइट की बजाय जो है वो बाय रोड लेकर आने हैं। असल में जो हमारी अक्ल समझ है या जो हमारी डिस्कशन दोस्तों के साथ चलती रही है ना इस हवाले से कि ये तीफ़ी बाट के हवाले से मामला किसी और जगह पर डिसाइड किए गए थे, ठीक है। और वो डिसाइड यही हुआ था कि अगर इस तरह से मामला जो है ना तीफ़ी बाट के जो उन्होंने किया है, इसको वाइंड अप उन्होंने इसी तरह से करना था। क्योंकि अब जब किसी अपर लेवल पे, हाई लेवल पे डिसाइड किया जाता है, तो मामला तो उसी हिसाब से देखे जाते हैं। मैंने आपसे अभी पहले बताया था आपको कि जो मुलज़िम की टिकट होती है ना, जो बाहर सेंटर पर, वो दुबई गवर्नमेंट देती है। तो उसकी टिकट उन्होंने करवाई, दुबई गवर्नमेंट नहीं करवाई। अगर तो ये टिकट इन्होंने खुद करवानी होती तो वो उसको लाहौर एयरपोर्ट ही लेकर आते उसको। लेकिन क्योंकि अब कराची की टिकट मिली तो बाकी जो टीम साथ थी उसको भी उसी फ्लाइट में अपनी टिकट्स करवानी पड़ी, उसको लेके आए साथ। और जब वहाँ से यहाँ पर कन्वे किया गया कि जी ये इस तरह से वहाँ पर कराची हमने उतरना है, फिर कराची पे हमने लैंड करना है, तो उसके बाद जो मामला था ना वो सारे फिर तय किए गए और इसको तरतीब दिया गया। कराची से लाहौर भी आना तो बाय एयर ही चाहिए था, लेकिन क्योंकि जो अपना प्लान कह लें, जो मामला तय किए गए थे, उस हिसाब से फिर उसको बाय रोड ही आना था और उसको बाय रोड ही उन्होंने लेकर आना था। पुलिस के मुताबिक जो साथी छुड़वाने आए उसके अंदर गोगी भट्ट शामिल हैं। यार ये सारी ना कहानियाँ हैं, आप सीसीडी के हवाले से जो पुलिस एनकाउंटर्स हुए हैं वो भी आपने काफ़ी उस पे प्रोग्राम्स भी किए हैं। ये लाहौर का एक आपको बड़ा अपना वाक़या बताता हूँ मैं कि लाहौर में एक अंदरून शहर में ग़ालिबन शायद यकी गेट थाने में एक मुलज़िम जो था वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास था। ठीक है, वो कोई खातून इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज थी। तो वो उसको सीसीडी वाले जो है इन्वेस्टिगेशन वालों से ले जाते हैं कि ये मुलज़म हमें दे दें। डकैत था, कोई डकैतियों में काफ़ी मतलब कि उसने लोगों को फायर मार के ज़ख्मी भी किए हुए थे। वो सीसीडी वाले उसको ले जाते हैं, ले जाके पता लगता है जी उसका एनकाउंटर हो गया, उसको भी साथ ही छुड़वाने आए और वो मर गया। अच्छा, अब उसके जो घरवाले थे उस डकैत के, उनको ये था कि अब नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट डे उसको कोर्ट में पेश करना, उसका रिमांड ख़त्म हो रहा था। उसकी वालदा, उसका भाई और दीगर अहल खाना वकील के साथ कोर्ट में जाते हैं कि उसको पेश करना। कोर्ट में जाके पता लगता है जी उसका तो रात को एनकाउंटर हो गया, वो तो मर गया। वहाँ पे अजीब शोरगुल पड़ जाता है, वो रौला डालते हैं। और वो कहते हैं जी कि इसका भाई मरने वाले का अपने साथियों के साथ आया उसको छुड़वाने और उसकी फायरिंग से वो मर गया। तो उसकी माँ कहती है जिसका तुम नाम ले रहे हो वो तो ये कोर्ट में खड़ा हुआ है हमारे पास, वो तो अपने भाई के लिए आया है यहाँ पे, तो तुमने उस पे भी एफआईआर 302 की दे दी है। तो ये एक कह लें कि उनकी अपना एक ट्रेंड बना लिया हुआ है, या उनका एक क्राइटेरिया हो गया कि अब किसी का जो कोई मरेगा ना, उसके किसी भाई को, किसी करीबी को उस एफआईआर में नामजद कर दें। तो उससे ये होता है कि वो बजाय इसके कि वो कोर्ट में जाए, कोई रिट करे या अपना एप्लीकेशन दे जाके रौला डाले कि जी हमारा बंदा मार दिया है, तो वो उसको भूल के जो इस पे एफआईआर दर्ज होती है उसको बचाने चल पड़ते हैं। तो ये तो एक पढ़ी लिखी बात है। इन्होंने, हमें आइडिया हो गया था कि क्योंकि जब से गोगी भट्ट के मुतल्लिक पता लग रहा था ना वो मंजर आम से गायब हैं, और उसकी 13 तारीख को जो थी अपना पेशी भी थी अमीर बलाज कत्ल केस में जो ज़मानत थी। हमें इस चीज़ का आइडिया था कि ये जो पहले साथी छुड़वाने आए हैं और फिर उसके बाद एक और एफआईआर दर्ज होती है तीफी भट्ट की कि वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। हमें ये आइडिया था कि ये जो नामालूम रखे हुए हैं ना, इसमें वो किसी ना किसी को नामजद करेंगे। और वही हुआ कि कुछ घंटों बाद पता लगता है कि गोगी भट्ट को उन्होंने उन एफआईआर्स में नामजद कर दिया उन्होंने। तो बहरहाल जितने मुँह उतनी बातें, मोस्टली ना सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चलती हैं वो एक कह लो कि किसी केस के हवाले से कोई ट्रेंड बनाना चाहते हैं, कोई हाइप क्रिएट करना चाहते हैं, या कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं, या उनकी जो अचीवमेंट होती है जहाँ तक उन्होंने पहुँचना होता है उसके लिए ये चीज़ें चलती हैं। और सोशल मीडिया पर मेरे समेत, मैं भी व्लॉग करता हूँ अपना, इस पे सोशल मीडिया पर चलते हैं, तो मेरे समेत बहुत सारे लोग जो है ना वो कह लें कि यार अपना चूरन बेचने के लिए ना कुछ ना कुछ वो कुछ ऐसी बातें भी करते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। और मोस्टली 70-80% बल्कि इससे भी ज़्यादा आप कह लें कि झूठ का पुलंदा है जो सोशल मीडिया पर चलता है। लोगों को हम सही इन्फॉर्मेशन पास नहीं करते, लोगों को हम दूसरी गलत साइड पर लगाते हैं और मतलब कि गुमराह करते हैं हम लोगों को।
आपने अपनी क्राइम रिपोर्टिंग के दौर में ट्रकावाला ग्रुप के भी तमाम मामलात रिपोर्ट किए, आपने तीफ़ी बट, गोगी बट के भी तमाम मामलात देखे। इसी बीच में एक करैक्टर आता है अरशद अमीन चौधरी, स्टूडेंट लीडर। अरशद अमीन चौधरी था कौन? क्या वो एक गैंगस्टर था, डॉन था या स्टूडेंट लीडर था? और क्या अरशद अमीन चौधरी को मरवाने में तीफ़ी बट का हाथ था? अरशद अमीन चौधरी हमने उस दौर में अपना 90s की बात मैं आपको बताऊं, उस दौर में हमने सबसे ताकतवर तरीन बदमाश कह लें, गुंडा कह लें, स्टूडेंट लीडर कह लें, अपना पॉलिटिक्स के हवाले से कह लें, अपना स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स भी और आपके जो दूसरी पॉलिटिक्स मेन उस स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम जो है उस हवाले से भी कह लें, हमने उसको ताकतवर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा है हमने उसको। उसने बहुत सारी नौजवान नस्ल को जो है ना ख़राब भी किया थी अरशद अमीन चौधरी ने। अर्ली 80s में ये मेरे ख़्याल लिया से आता है यहाँ पर, लाहौर आता किसी और काम की गर्ज से है, लेकिन यहाँ पर आकर उसका कुछ ताल्लुक़ ऐसा था कि वो यहाँ पर कॉलेज के हॉस्टल में आकर रहता है, वहाँ पर देखता है माहौल, तो उसका दिल करता है कि यार मैं भी पढ़ाई लिखाई के लिए लाहौर आ जाऊँ। खैर वो यहाँ पर एडमिशन ले लेता है, चलते हैं मामलात, थोड़ा अर्सा गुजरता है तो उसने ना स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उसने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अच्छा, उसका बैकग्राउंड जो है वो कोई बदमाशी या इस तरह का था? नहीं, नहीं, बैकग्राउंड ऐसा कोई नहीं है, पीछे शरीफ लोग थे, उसके माँ बाप और भाई-भाई जो थे वो शरीफ लोग थे, मतलब कि छोटे-मोटे कह लें कि ज़मींदार घराने से उसका ताल्लुक था उनका। तो वो आया अपने किसी कारोबारी स्पेयर अपना पार्ट्स कुछ स्पेयर लेने पार्ट्स आया के था? लेने के लिए यहाँ पर आया था। तो यहाँ पर आकर जब उसको कुछ यहाँ पर कंपनी ऐसी मिली, लोग ऐसे मिल गए, तो वो उसका रुझान जो था वो इधर हो गया। यहाँ पर उसने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेके स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उसने, और तेज़ तर्रार वो था। बोलना भी उसको आता था, लोगों को इकट्ठा भी कर लेता था और अपनी बात पर कायल भी कर लेता था, ये उसमें क्वालिटी थी। ये हमने मतलब कि सुना है उसके मुतल्लिक, क्योंकि जब वो आया तब तो हमारी उम्र भी छोटी हुआ करती थी। लेकिन जब 90s के बाद जो मतलब मामला देखने में आए हैं, उसमें तो उस पर बहुत अरूज था उस पर, और उस दौर के आप कह लें कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, मिनिस्टर जो थे, वो सब उसके हाथ में हुआ करते थे। मतलब उसको मिलने के लिए कॉलेज आया करते थे हॉस्टल में, जो उसका हेडक्वार्टर इसने दयाल सिंह कॉलेज में अपना बनाया हुआ था। तो वहाँ पर इसकी अच्छी खासी बादशाहत थी, सारे शहर लाहौर में उसकी दहशत थी, लोग उससे डरते थे। कद उसका कुछ 6 साढ़े 6 फुट से लंबा था, उसको देख के लोग वैसे ही जो थे मतलब कि खौफज़दा होते थे। लेकिन आपको एक बड़ी मतलब को पते की बात बताऊँ कि अंदर से मैंने उसको देखा है कि वो इंतहाई बुज़दिल शख्स था। एक वाकया मैंने सुना है, अनु छुबेल ने सुपारी ले ली अरशद अमीन चौधरी की, तो अरशद अमीन चौधरी ने पैसे दिए अनु छुबेल की वालदा को ऐसे ही मैनेज है, करने के लिए। ऐसे ही है। अनु चुबेल जो करैक्टर रहा है ना माज़ी में, वो कह लें कि अपना कत्लो-गारत के हवाले से आपको बताऊँ कि एक कसाई जो होता है ना, मतलब कोई ज़ालिम कसाई जो है, इस तौर पर वो जाना जाता था। और लोगों को वो इस तरह से मारता था कि बस वो जैसे गाजर-मूली नहीं काटते। एक उसका छोटा-सा वाक़या मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपने शायद आबिद बख्शर के पॉडकास्ट में भी वो सुना होगा। उससे ना आबिद बख्शर ने पूछा कि यार कभी तुझे किसी चीज़ पे कोई गुस्सा या गम हुआ हो, नदामत हुई हो कि यार ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था। उसने बड़ा उस कहता कि उसने कहा था यार ऐसे तो कोई नहीं, लेकिन एक को वाक़या मैं आपको बताता हूँ, जिस पे मुझे को थोड़ा-सा बाद में एहसास हुआ कि यार ये ना होता। उनका वो क्या, उन्होंने कहा मुझे 50,000 रुपया किसी ने दिया एक बंदे को मारने के लिए, ठीक है? वो बंदा उसकी मुझे मुखबरी हुई, मैंने रास्ते में उसका थड़ा मारा, उसका मारने के लिए। तो वो बंदा जब आया ना, तो मैंने देखा कि गाड़ी में उसके साथ 4 लोग और बैठे हुए थे। तो कहता पहले मैंने कहा यार पैसे ਇਹਦੇ फड़े ने बंदे 4 हो रहे ने ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਹੀ। कहता मैं वापस जाने लगा हूँ, तो फिर मैं कहा यार फिर कित्थे ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। तो कहता मैंने वहाँ ब्रस्ट मारा, वो मैंने पाँचों के पाँच ही मार दिए मैंने। कहता मुझे उस पे को थोड़ा मलाल होता था, मतलब कि इस कदर वो जालिम शख्स था। तो उसको भी किसी ने अरशद अमीन चौधरी की किसी ने क्या, मेरे ख्याल शायद ये स्टूडेंट उसके जो अपना मुखालिफ थे अरशद अमीन चौधरी के, आबद चौधरी वगैरह, शायद उन्हीं के अपना ज़िम्मे में आ रहा था कि उन्होंने 5 लाख रुपया उसको दिया था अरशद अमीन को मारने के लिए। अब अरशद अमीन को जब पता लगता है, तो अरशद अमीन ताल्लुकात इस्तेमाल करके, क्योंकि इश्तिहारियों को पता थोड़ी होता है किस टाइम कहाँ से नाजिल हो जाए, इन्होंने खुलेआम फिरना होता था। बेशक इनके साथ गनमैन होते थे अरशद, लेकिन ये बाहर आते जाते थे, इनकी मूवमेंट रहती थी। तो इसने फिर राब्ता किया, तो अनु चुबेल की वालदा जो है वो इसके घर जाती है। तो इसके घर जाती है और वहाँ पर जाके फिर अरशद अमीन चौधरी कहता माई है 5 लाख रुपया
तो उसको बल्कि वो मैं आबिद से ही मेरी बात हो रही थी, आबिद बॉक्सर से, तो वो कह रहे थे कि ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ 5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੋੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ कहा भाई कोई गल नहीं है पैसे ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਫੜੋ मेरे वालों तुसी नहीं मोड़ते पे मैं मोड़ना पे पैसे तो वो भी जान तब उसकी वहाँ पे जाकर छूटी थी उससे। तो अरशद अबीन के मामला स्टूडेंट पॉलिटिक्स के हवाले से ना जिस जिस तरह से वक्त गुजरता गया ना तो अब अरशद अबीन के सामने ही उसके जो अच्छे दोस्त थे स्टूडेंट्स थे और पॉलिटिक्स से उनका ताल्लुक था उनके साथ ही आहिस्ता आहिस्ता मुखालफत शुरू हो गई। अब उस मुखालफत की जो मेन वजह होती थी ना उस दौर में ये छोटे मोटे अपना कह लो कि कब्जे कर लिए, किसी से दिहाड़ियाँ लगा ली, किसी से फ़ोन करके पैसे मंगवा लिए, या वहाँ उस दौर में एक मेन काम होता था कि वहाँ उस दौर में ना ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा काम होता था। वो वैगनों से ना अड्डे वसूल करते थे, 5-5 10-10 रुपए 20-20 रुपए इस दौर में फ़ी वैगन लिया करते। तो वो ये पैसे इकट्ठे करते थे, सुबह से लेकर रात तक अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो जाते थे। और 90s में बड़े पैसे 2-4 5,000 10,000 अगर इकट्ठा हो डेली का तो वो बड़े पैसे बन जाते थे। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों पे ना आपस में मुखालफत, दिहाड़ियों पे आहिस्ता-आहिस्ता एक दूसरे के साथ मुखालफत शुरू हो गई थी। आबिद चौधरी एक करैक्टर है स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, उसके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था इसका अरशद अमीन चौधरी का, लेकिन जब मुखालफत हुई तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। और फिर एक टाइम आता है कि आबिद चौधरी को जो है वो मर्डर करवा दिया जाता है। किसने करवाया? अरशद अमीन चौधरी ने मर्डर करवाया उसका। ये आपकी जो पुरानी दहशतगर्दी कोर्ट है अपर माल पर जिमखाना के ऑपोजिट हुआ करती थी पहले, वहाँ से ज़मानत से बाहर निकला, अपना कोर्ट से अपना पेशी से बाहर आता है आबिद चौधरी, और बाहर जब निकलता है मेन पे तो वहाँ पर उसको मार दिया जाता है। अब उसकी एफआईआर किस पे दर्ज होती है? अरशद बिन चौधरी पे। एक हाजी परवेज़, वो आज भी ज़िंदा है, हमारा दोस्त है, हमारा पुराना अच्छा ताल्लुक होता है, उसके खिलाफ दर्ज होती है। एक मुश्ताकी डोगर होता है, एक कोई जेदा होता है, मतलब ऐसे 4-5 लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है। उसमें से 2 को सजाए मौत हो जाती है, ठीक है। बाकी जो हैं वो बरी हो जाते हैं। वो सजाए मौत जिनको होती है उनकी भी बाद में सुलह हो जाती है, वो भी बाहर आ जाते हैं मामला। फिर उसके बाद आबिद चौधरी को मर्डर के बाद एक करैक्टर आतिफ आतिफ चौधरी। चौधरी का था। आबिद चौधरी का वो बड़ा ही मतलब कि कह लो कि जिगरी यार था उस दौर में। आतिफ चौधरी जो है उसके आबिद चौधरी के बदला लेने के लिए कसम खाता है, वो कहता है मैं अरशद अमीन चौधरी को नहीं छोड़ूंगा। वो उसके पीछे चढ़ जाता है। आतिफ चौधरी की वजह से बहुत अरसा, एक लंबे अरसे तक अरशद अमीन चौधरी ने अपने आप को महदूद रखा, अपनी एक्टिविटीज़ को महदूद रखा, और आतिफ चौधरी का उस पर खौफ भी बड़ा था। आतिफ चौधरी के पास जो इश्तिहारियों की टीम थी ना उस दौर की, वो बड़ी तगड़ी टीम थी आतिफ चौधरी की। वो नदीम पोपा, एक वो अपना असद प्रिंस से बहुत खौफजदा थे। वो बड़ा ही अपना निडर, और मतलब कि वो अटैक करता था ना तो कहते थे कि यार इसका 100% अटैक कामयाब ही होना है, मतलब इतना खौफ उसका हुआ करता। बड़े तगड़े तगड़े इस दौर के इश्तिहारी आतिफ चौधरी के साथ हुआ करते थे। वो कई दफ़ा उसने इसकी अरशद अमीन चौधरी को मारने के लिए बड़ी कोशिश भी की, बड़े हुलिये बदल बदल कर जाता रहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। एंड फिर वो आतिफ चौधरी जब इनका जोर चलता है उधर इलाका गैर में एक ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन में आतिफ चौधरी जख्मी हो जाता है। आबिद बॉक्सर के साथ इस हवाले से अपना आतिफ मुकाबला भी चौधरी के होता है, पुलिस बिल्कुल। मुकाबले हुए हैं, 2-3 पुलिस मुकाबले हुए हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन अरशद बिन चौधरी की तरफ से भी आया करती थी उस हवाले से। तो ये सिलसिला एक चलता रहा। फिर आतिफ चौधरी को जब वहाँ से लेके आते हैं पेशावर से आते पेशावर हैं। से यहाँ पर लेके आते हैं, मेरी उससे आतिफ चौधरी से एक मुलाकात है। नहीं, एक नहीं 2 मुलाकातें हैं उसकी। से एक मुलाकात में जब गुफ्तगू हुई है, और एक दफ़ा जब मैंने उसको देखा। आतिफ चौधरी इतना डेस्परेट था, उसका इतना नाम था और इतना खौफ था कि जब उसको लेके आए ना तो वो अपने पैरों पे सही तरह से चल नहीं सकता था, सहारे से चलता था। उसको एसपी सिटी के पास लेके जाते हैं, उस दौर में बनियामीन होते थे एसपी सिटी। वहाँ पर उसको पेश करते हैं तो तफाकिया मैं और दोस्त एक हमारे थे, क्योंकि हम सारा दिन ना हमारा काम होता था मोटरसाइकिल पे हमने फिरते रहना होता था। नौजवान हुआ करते थे तो मोटरसाइकिल पकड़ी, कभी डैड हाउस, कभी म्यो हॉस्पिटल, कभी किसी पुलिस अफसर के पास, कभी किसी पुलिस, ऐसे तो हम उसके पास बैठे हुए थे। तो इसको जब लेके आए ना तो ऐसे पीछे दरवाज़ा था एंट्रेंस का, ये एसपीसीटी सामने बैठे हैं और इधर हम बैठे हुए थे। तो इसको जब लेके आए ना, दरवाज़ा खोल के इसको अंदर लेके आए, तो आप लिटरली मैंने एसपीसीटी को देखा अपनी सीट से खड़े होते हुए। और सीट से खड़े होकर तो मैं देखा, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो एक लेके आए हैं नौजवान को, दाढ़ी उसकी बड़ी हुई है, और जैसे वो मशीन नहीं फिरी होती इतने इतने बाल सर पे, ऐसे को लिया।
तो मुझे नहीं पता था कि ये मतलब कि आतिफ आतिफ चौधरी चौधरी है। है। तो वो उसने कहा सर प्लीज़ आएँ। तो उसको सीट पे बिठाया हमने। उसका ये मैंने वो प्रोटोकॉल उस हालत में भी मैंने देखा है कि मतलब उसका इतना खौफ हुआ करता था। तो ख़ैर हमारे सामने उसने कोई 2-3 बातें उससे पूछी, बात की तो उनका ठीक है इसको ले जाइए लोहारी। वो लोहारी ले गए, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आतिफ चौधरी से ना मुलाकात करनी है। तो उसने कि वहाँ पर अख्तर पहलवान गालिबन एसएचओ हुआ करते थे। तो हमारा भी ताल्लुक वहाँ था। वहाँ से हम निकले तो हम ना निकल के फिर लोहारी थाने आ गए। वहाँ पर आतिफ चौधरी हवालात में था। हवालात में ही हमारी वहीं पे खड़े-खड़े मुलाकात हुई है। मुख्तसर सी मुलाकात थी। तो जो मेरा दोस्त था ना उसको मतलब कि उसके साथ या उसके मिलने वालों के साथ ताल्लुक था, वो उस हवाले से गुफ्तगू करता रहा था। मेरी पहली मुलाकात थी उससे। तो वो ना उसका एक वर्ड होता था मोहब्बत जी। आतिफ चौधरी का ये एक, तो वो किसी से भी बात करनी उसने मोहब्बत जी। आबद के साथ को फ़ोन पे उसकी कन्वर्सेशन रहती थी, थ्रेड्स करते थे वो उसको, तो इस हवाले से जो मामला चलते थे ना उसके, वो उसको कहता था मोहब्बत जी। तो वो बैठे-बैठे हम जब बात उससे खड़े बस खड़े-खड़े बात हो रही थी, तो वो उससे खड़ा नहीं होता, सलाखें पकड़ के ना हवालात की वो खड़ा हुआ था उससे। दाढ़ी रखी हुई थी, उसका जो गेटअप बना हुआ था, शलवार कमीज़ उसने पहनी हुई थी। तो उसने एक फ़िक्रा कहा था, मुझे आज तक भी याद है, उनका मोहब्बत जी इन्हों ने मैनू मार देना। ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ शिफ्ट करना है किसी दूसरी जगह ਤੇ ਉਦੋਂ मारना उन्होंने। और वही हुआ। फिर उसको एक आध दिन बाद वहाँ से थाने सांदे शिफ्ट किया। तो रात को हमें इत्तला आती है कि रिवाज गार्डन में वो जहाँ पर एक लड़का मर्डर हुआ था, एक पुलिस वाला मर्डर हुआ था, बिल्कुल, असद प्रिंस भी वहीं पे असद हुआ प्रिंस था। भी वहीं पर मर्डर हुआ था। फिर उसी जगह पर इसका जो है ना इनकाउंटर शो किया जाता है कि उसको पुलिस ने अरशद मारा। अमीन चौधरी ने हमला किया था। वहाँ पर उस पुलिस मुकाबले के बाद जो हमें पता लगा था ना, बल्कि हमने वहाँ पर वो नीले रंग की एक पुजारो होती थी अरशद अमीन चौधरी के पास, जब हम गए हैं तो अरशद अमीन की पुजारो वहाँ पर मौजूद थी। वहाँ पर हमने खड़ी हुई देखी थी और अरशद अमीन वहाँ पर गया भी था। और वहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि भाई जिन लोगों ने मारा था वो प्राइवेट कपड़ों में थे, जो मुकामी थे ना, जिन्होंने अपने घरों की खिड़कियों से या अपना छत से कोई देखा था, वो कहते प्राइवेट लोग थे। नाम अरशद अमीन चौधरी का ही आ रहा था। और एफआईआर भी अरशद अमीन चौधरी के खिलाफ दर्ज हुई थी। एफआईआर हाजी परवेज मैंने बताया नाम, उनके खिलाफ दर्ज, अरशद अमीन चौधरी के खिलाफ दर्ज, और 2-3 लोग थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। अरशद अमीन चौधरी बार बार कानून से बच कैसे जाता था? यार उसके ताल्लुकात बड़े वसी थे उसके। मैंने आपको बताया कि एक छोटा-सा आपको मैं वाकया कोट करूँ कि उनके ना लड़कों की कोई ज़मानत लगी होती है किसी कोर्ट में, तो वो जज साहब को स अप्रोच करता है ये अरशद अमीन चौधरी, या पैगाम भिजवाता है कि ये लड़कों का इस केस में ज़मानत जो है वो, तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मतलब कि मामला तो हो जाएगी। तो अब वो बाद में पता लगता है कि वो जो जज साहब थे ना, वो अरशद अमीन चौधरी को अप्रोच करवाते हैं, और वो जो लोग पैगाम लेके गए थे ना ज़मानत के लिए लड़कों की, अपने स्टूडेंट्स की, उनके ज़रिए पैगाम जो आते हैं कि यार चोई साहब नू कहो कि उत्ते कह के ना उतले घर कह के ते मैनू दहशतगर्दी कोड दा जज लवा देन। इस कदर मतलब कि ताकतवर था, उसकी मानी जाती थी, सुनी जाती थी उसकी। उस दौर में पॉलिटिशियंस जो थे उसकी सुनते थे। इवन कि यार वो आपको बताया मैंने कि दयाल सिंह कॉलेज में प्राइम मिनिस्टर जो थे वो उससे मुलाकात करते थे आके। मफादात क्या होते थे उन लोगों के? वफ़ादात उस दौर में जो हमारी मेन पॉलिटिक्स है ना, उसमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो थी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती थी, बहुत ज़्यादा उनका काम होता था। स्टूडेंट्स के ज़रिए जो थे वो बहुत सारे मकासद जो हैं वो हासिल किए जाते थे वहाँ पे। इस वजह से ये कंसिडर करते थे, मैटर करते थे ये लोग वहाँ पे। कहते हैं कि ग्वाल मंडी में एक रैली थी, मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ से गुजर रहे थे, तो अरशद अमीन चौधरी ने उन पर हमला किया था। बिल्कुल ऐसे ही वाक़या हुआ था। और उस हमले में वहाँ पर हमने जो अपना सुना था, जो यानी शाहिदीन थे उनके, उनसे मुतल्लिक उन्होंने कहा था कि वहाँ से नून लीग के उस टाइम जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे ना, वो अपनी जान बचाकर भागे थे। और इन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फायर किए थे उसमें। और उस वाक़ये में फिर मेरा ख़्याल अरशद अमीन चौधरी ग़ालिबन मुझे याद पड़ता है कि ज़ख्मी भी हुआ था उसी मामले में, और उसको हॉस्पिटल भी लेके गए थे। फिर उनके खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज हुई थी। वो भी काफ़ी देर मामला चलता रहा था इनका। तीफी बट का स्टूडेंट पॉलिटिक्स से क्या ताल्लुक था? तीफी बट और अरशद अमीन चौधरी, मसला क्या था? तीफी बट का स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन इनका उनसे राब्ते थे, उनसे ताल्लुकात, मतलब कि तीफी बट आपको बताया ना कि शहर में, अंदरून शहर की एक बासर शख्सियत थी। ताजर बरादरी के हवाले से उनका बड़ा नाम था, रख रखाव था, और असर भी रखते थे। फिर अपना एक सियासी ख़ानदान भी था, बैकग्राउंड भी था उनका सियासी ख़ानदान। तीफी बट के गालिबन मामू या कोई अंकल थे, वो अपना एमपी या एमए ने भी रह चुके हुए हैं माजी में। तो इस बैकग्राउंड के हवाले से उनका कह लें कि डेरेदार थे
और वो डेरेदार का ताल्लुक जो है वो हर किसी से होता है। अब अरशद अमीन के मुतल्लक जो इनका जो अपना झगड़ा शुरू होता है, वो होता कुछ इस तरह से है कि एक वहीं पर ना ग्वाल मंडी के पास ही एक पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है। वहाँ पर कोई एक इनका तीफी बट, गोगी बट वगैरह का एक मेरे ख्याल शायद भाई एक कज़न था, एक लड्डा नाम का और एक अशरफ नाम का लड़का था। ये पीडब्ल्यूडी ऑफिस में दयाल सिंह कॉलेज के लड़के जाते हैं, उनका उनके साथ झगड़ा हो जाता है। वो झगड़े के बाद खैर वहाँ पे खैर कुछ ज़्यादा मामला नहीं ख़राब होते, छुट-छुड़ा करवा देते हैं, वो अपने घर चले जाते हैं, ये कॉलेज आ जाते हैं। कॉलेज आके वो लड़के जब बताते हैं कि जी वहाँ पे ऐसे-ऐसे झगड़ा हुआ और ग्वाल मंडी दे बट जेडे ने उन्हां दे मुंडे सन ते उन्होंने साडे नाल बड़ी भैड़ा सलूक कीता है। तो वो आरिफ चौधरी वहाँ से कॉलेज से लड़के लेकर पीडब्ल्यूडी ऑफिस जाता है, वहाँ काफ़ी हंगामा करता है, वहाँ पे फायरिंग भी करते हैं, हवाई फायरिंग भी। तो ये एक इंसिडेंट वहाँ से हुआ था, एक ये स्टार्ट वहाँ पे लड़ाई की हुई थी। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि अरशद बिन चौधरी का भाई अनवार गालिबन उसका नाम था। वो लिया से मिलने आया होता है अरशद बिन चौधरी को। अब वहाँ पर जब उसने 2-3 4 दिन वहाँ पे रह के उसने वापस जाना होता है ना, तो अरशद बिन चौधरी उसको आरिफ चौधरी को कहता है कि यार इन्हें अनवार ने वापस जाना है पिंड, ते पिंड जाके ना इन्हें ते इन्हू ना कुछ शॉपिंग शूपिंग करवा दो इथों। वो उसको लेते हैं उन दिनों ना, मतलब कि मेन हब जो अपना जेंट्स शॉपिंग का होता था वो पैनोरामा सेंटर होता था। तो पैनोरामा सेंटर में इनके क्लाइंट भी स्टूडेंट्स के बहुत होते थे, क्योंकि दुकानदार 2 4 5 10 इन्होंने रखे होते थे जहाँ से वो ये चीज़ें ले लिया करते थे। अब ये आरिफ चौधरी, अरशद बिन चौधरी का भाई और प्लस एक इमरान भाई हुआ करता था लड़का, वो भी दयाल सिंह कॉलेज में होता था, उसकी बेचारे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ये खैबर गाड़ी पे निकलते हैं दयाल सिंह कॉलेज से, तो बाहर निकलते हैं तो दयाल सिंह कॉलेज के साथ ही ना बाहर एक चाट वाला बैठा हुआ है। हाँ, अभी भी होता है। अभी भी है वहाँ पे। तो वहाँ पर ना वो अशरफ और वो जो लड्डा होते हैं ना, वो चाट खा रहे होते हैं। अच्छा, उनको इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा होता कि ये झगड़ा इस कदर संगीन नौयत इख्तियार कर गया है। अच्छा, इससे पहले ख्वाजा परवेज़ एक अपना बड़े मशहूर व मारूफ फ़िल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ था, नग़मा निगार थे वो। वो इस मामले को जो इनका झगड़ा होता है ना पीडब्ल्यूडी, इस हवाले से वो अरशद बिन चौधरी के पास जाते भी हैं। उसको कहते हैं कि बताते हैं कि यार ये गलतफ़हमी की बिना पे मामला तो है, तो कोई झगड़ा कोई पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है इस मामले को, तो इसको सुलझा लें, चोई साहब असीं तुहाडा खाना करना है ते तुसीं आना ते इस मामले नूं असीं वाइंड अप करना है। एक ये भी इससे पहले हुआ था। अब ये जब उसको अनवार को लेके निकलते हैं ना, तो वो अशरफ और लड्डा वहाँ पे चाट खा रहे होते हैं। तो ये उनको पहचान लेते हैं। जब ये पहचानते हैं और गाड़ी में ही होते हैं या गाड़ी से उतरते हैं, तो इनका ना आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे पे ये क्रॉस फायरिंग शुरू कर देते हैं। उस फायरिंग में लड्डा भी मेरा ख्याल ज़ख्मी हुआ था, एक आरिफ चौधरी को भी गोली लगी थी और अनवार जो था उसमें उसकी डेथ हो गई थी उस अटैक में। तो यहाँ से इनके मामलात स्टार्ट होते हैं। अब जब इनके मामलात इससे स्टार्ट होते हैं तो कोशिश की जाती है उसके बाद कि यार ये मामलात वाइंड अप करें, क्यों एक दूसरे के सामने ये दुश्मनी जो डालनी है। वो खैर थोड़ा वक्त गुजरता है तो कुछ पैसों की डील शील होती है कि यार कसास दे दिया जाता है उसके अनवार के कत्ल का। अब उसमें जो उनकी डील होती है ना, कुरान पाक पे ये सुलह होती है, पैसे भी दे दिए जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि जी इसको जो है ना जो मुलज़म है वो उनके हक में बयान दे देंगे, उनकी ज़मानतें हो जाएँगी या वो डिस्चार्ज हो जाएँगे। तो पैसे लेने के बाद भी जो बयान अरशद अमीन चौधरी की तरफ से दिए जाने थे, वो नहीं दिए जाते। और बयान हक में दिए जाने थे तीफी बट के। वही जो अपना मुलज़म थे ना, तीफ़ी बट का तो बीच में रोल नहीं था कुछ में, लेकिन वो गोगी बट के भी ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी। वो ये आपको ये भी बताऊँ कि ये एफआईआर गोगी बट के ऊपर भी दर्ज करवाई थी इन्होंने। तो इनका तो ताल्लुक कोई नहीं था। असल तो जो वो मेन मुलज़म थे उनके खिलाफ था कि वो उनको किसी तरीके से जान छूट जाए। अच्छा, 2 दफ़ा पैसे दिए गए, लेकिन बयान नहीं दिए जा रहे थे। उसमें अरशद अमीन चौधरी की तरफ से कोई गेम खेली जा रही थी। पैसे दे कौन रहा था? तीफी बट की तरफ से पैसे दिए गए थे कि इस मामले को कसास देना था ना, उन्होंने कसास दे के तो इसको मामले को रफा दफा करें, सुलह करवा लें, बयान दिलवा के मुलजमों की जान छुड़वाएं। अब लास्ट टाइम होता ये है कि अरशद अमीन चौधरी की तरफ से फिर डिमांड की जाती है पैसों की, थर्ड टाइम। और वो डिमांड मेरा ख्याल गालबन जो मेरी इतला है उसके मुताबिक कोई 20 लाख रुपए की डिमांड की गई। अच्छा, उस दौर में 90s में। 20 लाख रुपया बड़ी रकम होती थी। तो उसके लिए एक मियाँ अरशद करैक्टर हुआ करता था उस दौर में।
मियां अरशद का पीपल्स पार्टी के जो उसमें पीपल्स पार्टी का बड़ा जोर हुआ करता था। पीपल्स पार्टी के जो थे अपना उस टाइम के रहनुमा जहांगीर बदर के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था उनका। तो वो मियां अरशद जो था ना एक शौकिया फनकार था। उसका बड़ा शौक शौक होता था कि मेरे जो लाहौर के पहलवान हैं, बड़े बड़े नाम है, मेरा उनके साथ ताल्लुक होना चाहिए, और वो पैसे भी खर्च करता था। डेटेदार था। वो उनका डेरेदार था और उनकी फटीकें भी चढ़ता था। बेसिकली शरीफ बंदा था। तो लेकिन उसको शौक था, और वो शौक जो है उसने शौक ने उसको अच्छा खासा रगड़ा भी दिया। अब उसने क्या किया कि उसने ये कोशिश की तीफी भट्ट और अरशद अमीन चौधरी उनके मामलात निपटाने के लिए उनको अपने घर बुलवा लिया। सुलह के लिए। ठीक है, लेकिन मीनवाइल जो थे इधर तीफी भट्ट वगैरह जो थे, उनकी तरफ से अरशद अमीन के मुतल्लिक जो है ना वो गुस्सा और अग्रेशन जो है ना वो बहुत बढ़ चुका था। वो मतलब कि मुस्तकिल तौर पर ब्लैकमेल हो रहे थे उससे। तो अब होता ये है कि अरशद अमीन के मुतल्लिक उन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया होता है। या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि जो एक इसमें बदमाशी की लाइन में या पहलवानों की लाइन में कहते हैं कि भाई ओरा नक्शा खींच देता जे, तो उसका नक्शा खींचा गया था। तो उन्होंने टाइम किया कि अरशद अमीन चौधरी और तीफी भट्ट दोनों को मियां अरशद ने अपने घर इकबाल टाउन बुलवाया। अब अरशद अमीन चौधरी ने वहाँ से आरिफ चौधरी के घर रहता था, वो समनाबाद में रिहाइश थी आरिफ चौधरी के। उसने अपना घर डेरा वहीं पर बनाया हुआ था। वहाँ से उन्होंने आना था इकबाल टाउन। और इस हवाले से उस दौर के जो टॉप 10 इश्तिहारी थे, बाबा हनीफा वगैरह थे, नाजी भट्ट था, वहीदियाँ था, पिंकी था, ये सारी टीम हुआ करती थी सारी। ठीक है, अब एक्चुअल मुझे नहीं कि इसमें ये लोग थे, मैं आपको पर्टिकुलरली नहीं आपको बता सकता कि एग्जैक्ट ये इश्तिहारी जो थे, लेकिन वो टीम इश्तिहारियों की एक जो थी ना, वो एक कह लें कि उनको एक टारगेट दे दिया गया कि ये थरा मारा हुआ था। थड़ा मार दिया। उनको इन्फॉर्मेशन भी उसने दी कि इसने इतने बजे हमारे पास आना है और घर से निकलेगा। अब वहाँ आरिफ चौधरी के घर के बाहर उन्होंने अपनी पूरी फील्डिंग लगाई हुई थी। अच्छा, इससे पहले कहते हैं हनीफा बाबा जो हैं वो मारने गए, रास्ते में 2 बच्चे आ गए जिसकी वजह से वो मार नहीं सके। बच्चे आ नहीं गए थे। असल में अरशद अमीन चौधरी के घर से ना कुछ फासले पर इसकी फील्डिंग लगी हुई थी कि इसने वहाँ से निकलना है तो इसको मारना है। अब वो ना बड़ा कंजस्टेड सा एरिया है जहाँ आरिफ चौधरी का घर था। तो वहाँ पे गली की कॉर्नर पे ना एक फुटबॉल वाली गेम आपने देखी होगी जो बच्चे खेलते हैं, तो वो गेम बाहर लगी हुई थी। वहाँ पर बच्चों का, लड़कों का रश काफ़ी था। अब वहाँ पर अगर अटैक होता ना तो वहाँ पर इनके साथ और नुकसान भी हो जाना था। इसलिए इन्होंने वहाँ पर उसको वहाँ से जाने दिया। वो निकल गया वहाँ से। इन्होंने उसको, जो इश्तिहारी थे, उन्होंने वहाँ पर अटैक नहीं किया। अच्छा, अब वहाँ पर मियां अरशद के घर जो दूसरी पार्टी बैठी हुई थी, वो इस इंतज़ार में थी कि हमें अभी फ़ोन आएगा कि लो जी असी काम कर लिया, टारगेट पूरा हो गया। होता ये है कि मियां अरशद के घर की बेल होती है, मुलाजिम दरवाज़ा खोलता है, बाहर देखता है और अंदर जाके फिर मैसेज देता है मियां अरशद को। पीछे बैठे होते हैं ना, पीछे को कमरा था उसके मियां अरशद के घर में। वो कहते जी अरशद बिन चौई साहब आए ने। अच्छा, जब ये सुना तो अब तीफी भट्ट भी वहाँ पर, मियां अरशद भी, और भी कुछ लोग वहाँ पर, तो वो एक दूसरे की शक्ल देखना शुरू हो गए मियां अरशद के अलावा। अच्छा, मियां अरशद को नहीं पता था कि मियां अरशद को थरा नहीं मारा पता हुआ है। था कि इनका थड़ा मारा हुआ है, और ये प्लानिंग जो है, मियां अरशद इसमें इनोसेंट था। अब वो बाकी जो लोग बैठे थे वो एक दूसरे की तरफ हैरानगी से देखने के, यार हम तो इंतजार में थे कि हमें इतला आएगी, लेकिन ये तो खुद आ गया। वो खैर, उनको मियां साहब ने कहा जी हाँ उसको बुलाओ, ले आओ अंदर। वो मियां अरशद खुद भी उठता है, उठ के जाके उनको लेके आता है, वहाँ पे बैठ के उनकी जो भी गुफ्तगू होती है। तो वहाँ पर इनकी ना कुछ तलखी भी हुई उस गुफ्तगू और के दौरान। इस टाइम तक अरशद अमीन चौधरी को नहीं पता कि रास्ते में थरा मारा हुआ नहीं, था। नहीं, 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 वो बिल्कुल इस अभी तक उसको नहीं पता। लेकिन वहाँ पर उनकी काफ़ी कुछ हार्ट टॉक होती है वहाँ पर। तीफी भट्ट और अरशद अमीन अरशद चौधरी बिन, जो की। लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो उनकी वहाँ पे हार्ट अटैक होती है। खैर कुछ देर वहाँ पे रहते हैं, जो भी उनके मामलात वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर जो गुफ्तगू होती है ना, उस गुफ्तगू के बाद जब अरशद बिन चौधरी उसके घर से बाहर निकल रहा होता है ना, तो आरिफ चौधरी अरशद बिन चौधरी को कहता है चौधरी साहब हालात कुछ ठीक नहीं लगते पे मैनू ना, गुफ्तगू तो लग रहा है कि बाहर के हालात भी ਜਿਹੜੇ ना कुछ ठीक नहीं होंगे। तो अरशद बिन चौधरी ने कहा कि नहीं कुछ नहीं होता, खैर है, चलो चलने हैं, निकलने हैं। अब मियां अरशद के घर से आप निकले ना तो उसके घर के सामने एक पार्क है। अब वहाँ से आपने एक राइट पे एक रास्ता जाता है, वो पायलट स्कूल वाला रोड है, उधर से लेफ्ट जाएंगे तो आप बाहर नाले पे निकलेगी सड़क। इधर से आप उसके घर से अगर आप लेफ्ट निकलेंगे तो वो मेन बुलेवार्ड निकलेगी जाके इकबाल टाउन में। और अगर पार्क से लेफ्ट होते साथ ही पार्क से सामने होंगे तो वो बिल से अपना साइड रोड है और वो भी नाले पे निकलती है जाके। अब उसूली तौर पे तो या तो उसको इकबाल टाउन मेन बुलेवार्ड की तरफ जाना चाहिए था, या उसको इधर राइट साइड पे जाना चाहिए था।
अरशद अमीन चौधरी ने वो दोनों रास्ते छोड़ के सामने वाली गली का इंतखाब किया। शायद उसके ज़हन में था कि अगर हमारा थड़ा मारा गया हुआ, को बाहर हमारे साथ कुछ अटैक हुआ तो वो राइट या लेफ्ट पे होगा। वो वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता था कि ये सामने वाला रोड जो है हम इस्तेमाल करेंगे। उसने कहा इस रोड पे ले लो। अब उस रोड पे जाते हैं तो उस रोड पे जब वो जाते हैं आगे सामने नाले पे पहुंचते हैं, बिल्कुल टक्कर पे नाला है। नाले पर पहुंच के उसने राइट साइड पे टर्न लेना था। अब वो राइट साइड पे जब टर्न लेते हैं तो नाले के बिल्कुल कॉर्नर पे ना किनारे पे एक वो एमसीएल का बड़ा कूड़े वाला ड्रम पड़ा हुआ था, उसके पीछे खड़े हुए थे इश्तिहारी। और जो हमें पता लगा कि वो कॉर्नर पे वासा का ऑफिस था, उसकी दीवार पे भी खुद मौजूद थे। फिर उन्होंने ऐसा अटैक किया उस पे कि इनको मतलब कि मौका ही नहीं मिल सका कि ये हिल सकें या कुछ जवाब दे सकें। और वो गाड़ी में ही छलनी गाड़ी हुई थी इनकी, जो थी ना अपना वो वैन टाइप थी गाड़ी इनकी। वो मेरे नाम पता नहीं कौन सी कस्टम कोई गाड़ी थी, वैन टाइप थी, तो वो छलनी हुई थी। तो हमें इतला मिलती है कि जी ऐसे ऐसे पुलिस एनकाउंटर हुआ है अरशद अमीन पे। हम मौके पे पहुंचते हैं तो हमें वहाँ पे सिर्फ गाड़ी खड़ी मिली और उसका बुरा हाल हुआ था। और इनको पुलिस जो है वो शेख ज़ैद हॉस्पिटल शिफ्ट कर चुकी थी। वहाँ जाके पता लगता है कि आरिफ चौधरी और अरशद अमीन चौधरी की जो है वो डेथ हो चुकी है। अब जब इनको ये अटैक हो जाता है, इनको जो इश्तिहारी थे वो बताते हैं कि जी लो जी, एक बड़ा वर्ड बोलते हैं कि फलां मार देता जी। बड़ा बुरा सा लफ्ज़ इसका नाम रखा हुआ था उन्होंने अरशद अमीन चौधरी का। वो नाम लेके वर्ड बोल के कहते हैं जी फलां दा काम लग गया। फिर ये वहाँ से निकलते हैं मियां अरशद के घर से। वहाँ से निकल के फिर ये अपने अपने ठिकानों पे जहाँ जहाँ इन्होंने जाना होता है, कुछ सेफ साइड जो करनी होती है, ये वहाँ पर चले जाते हैं। अब मियां अरशद को छोड़ दिया वहीं पे घर पे। वो शरीफ बंदा, उसको पता नहीं था, उसको समझ ना आए। इस मामले को कुछ 2-3 घंटे गुजरते हैं तो वो खैर तल्लक वाल तो थे उसके मियां अरशद के। वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके पेश हो जाता है डीएसपी इकबाल टाउन के पास। अच्छा, इतना बाअसर शख्स जो मारा गया, रिएक्शन क्या आता है? यार इसका रिएक्शन बड़ा खौफनाक इसका रिएक्शन था। एक तो स्टूडेंट्स थे, सारे कुछ थे। फिर इधर दूसरी तरफ से भी जो मामला थे ना, ख्वाजा अजहर गुलशन ने भी उस दौर में इस मामले में बड़ा रोल अदा किया था। इस मामले को टर्न डाउन करने के लिए या इतना हाइप क्रिएट ना मिले या मामला ख़राब ना हो। अब देखो ना, एक छोटी सी आपको मिसाल दूं कि अगर किसी चौधरी का कोई कुत्ता मर जाता है ना, तो इर्द गिर्द के 5-7-10 देहात जो है ना सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और जब चौधरी खुद ना रहे ना, तो मेरे ख्याल हमसाया भी जो है वो भी कतराता है जनाजे में जाने के लिए। अब जब अरशद अमीन चौधरी ही नहीं रहा, तो उसके बाद के मामलात किस तरह से चलने हैं, क्या होना है, ये लोग फिर देखते हैं। तो जब अरशद अमीन नहीं रहा तो इस मामले को आहिस्ता 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 समेटना शुरू कर दिया उन्होंने। मियां अरशद पेश हो जाता है राना रशीद डीएसपी के पास जाके। तो मुझे एक दोस्त की कॉल आती है। वो मुझे कहते हैं कि यार वो अरशद अमीन चौधरी के कत्ल में ना जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें मियां अरशद उसका भी नाम है। तो वो उससे ना कोई मामला जो है, उसके साथ कोई इंटरव्यू उसका या उसका कोई बयान शयान जो है वो भी देना है। तो वो इनोसेंट है इस केस में, उसको नहीं पता था कि ये प्लान किया गया था। और किस-किस का नाम आता है? तीफी भट्ट का, गोगी भट्ट का, फिर उसके बाद एक जमील असगर भट्टी। मतलब कि अरशद अमीन चौधरी की जो एफआईआर दर्ज होती है ना, वो एफआईआर का बेड़ा गर्क ही जो उस एफआईआर ने खुद ही किया। अब उसमें लोग जितने भी थे ना, उन्होंने अपने अपने मुखालफिन के नाम डलवाने शुरू कर दिए उसमें। हनीफा बाबा भी आते हैं? हनीफा बाबा भी, इनके सब के मतलब के नाम उन्होंने डालने शुरू कर दिए कि जी ओदा मुखालफ दा भी दे दो, ओदा भी दे दो, फलाने दा भी दे दो। पता नहीं किन कौन कौन से नाम उसमें। अब जमील असगर भट्टी एक अपना उधर के एमपी रावंड के हैं अपना भट्टी साहब, क्या उनका मेरा नाम नहीं जेन में रहा, उसका भाई था और मेरे ख्याल वकील था वो। उसका भी बीच में नाम डाल दिया उन्होंने और लोगों के नाम डाल दिए। सब ने अपनी अपनी मुखालफत जो है ना, वो उस एफआईआर में आके उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम अपना गुस्सा निकाल लें या उनको टफ टाइम दें। तो उसका एफआईआर का उसके बाद कुछ भी नहीं बना। सारे जो है वो उसमें बरी होके अपने घरों में आके बैठ गए। और जिसको कहते हैं ना कि अपना टगा मुल नहीं जे पिया, अरशद अमीन चौधरी के कत्ल का टगा मुल नहीं पड़ा उसका। ये उसका इख्तिताम हुआ। और अरशद अमीन चौधरी को अगर कुछ थोड़ा मौका और मिल जाता, वो इस फेज से निकल जाता, तो उसकी जो प्लानिंग थी ना, उसकी प्लानिंग ये थी कि यहाँ से वो जाके लिए चला जाएगा, वहाँ पर बैठेगा। जैसे भोला सुनियारा ने इलाका गैर में अपना एक बनाया हुआ था ना सिस्टम। और यही हमें मतलब कि पता लगा था, दोस्तों ने बताया था कि इसने लइये में बैठ के, वहाँ बैठ के इसने पॉलिटिक्स भी करनी थी, मेन पॉलिटिक्स। इसने वहाँ से इलेक्शन भी लड़ना था और यहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स को इसने वहाँ पे मैनेज भी करना था। उसने ये उसका एक मेन प्लान था उसका।
मैंने तीफ़ी बट के मुबैना पुलिस मुकाबले की जो टीवी पर रिपोर्टिंग देखी, टीवी पर मेंशन किया जाता है कि अंडरवर्ल्ड का डॉन, गैंगस्टर, वो मारा गया, अपने अंजाम को पहुंच गया। क्या तीफ़ी बट जो है, कोई अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर थे, डॉन थे या ताजिर रहनुमा थे? असल में थे कौन वो? देखें अली, इसमें गैंगस्टर के हवाले से अब टॉप 10 के साथ उनका ताल्लुक था। टॉप 10 कौन थे? इश्तिहारी थे। वो डकैतियाँ भी करते थे, वो पैसे लेके लोगों को मारते भी थे। तो अब ये आप इंडियन मूवीज़ देखें ना, उसमें जो गैंगस्टर होते हैं उनका यही काम होता है। किंग मेकर थे। ठीक, आप ये कह लें कि किंग मेकर ही कह लें। तीफी बट ने, गोगी बट ने ज़िंदगी में अपनी सिर्फ़ एक वाक़या ऐसा है कि उनकी कहीं क्रॉस फायरिंग हुई है किसी से। वो रामगली वाला कहते हैं 1986 का। रामगली वाला भी नहीं, मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा मशहूर करैक्टर लाहौर शहर का बड़ा मशहूर बदमाश हुआ करता था, बड़ा नाम था उसका, रियाज गुज्जर, ग्वाल मंडी का ही था। उनके साथ इनका झगड़ा हुआ था और इनकी आपस में क्रॉस फायरिंग हुई थी और बड़ी शदीद फायरिंग हुई थी। मेरे नॉलेज के मुताबिक एक ये वो वाक़या है जो इन्होंने फिज़िकली एक कोई लड़ाई लड़ी हो। उसके बाद से कोई लड़ाई मैंने नहीं सुना या ना देखा है कि ये अपना कोई इन्होंने अपने हाथ से कुछ किया हो या लड़ाई लड़ी हो। बल्कि गोगी भट्ट को 90s में बताऊँ, पहली दफ़ा इंस्पेक्टर नवीद सईद होता था, मिस्री शाह लगा होता था एसएचओ। पहली दफ़ा गोगी भट्ट को वो गिरफ्तार करके लेके गया, तो मेरी वहाँ थाने मिस्री शाह में गोगी भट्ट से मुलाकात हुई और मैं मिलने गया, इंटरव्यू करने गया, तो गोगी भट्ट ने कहा जी, मैंने अपना पूछा उनसे कि जी भट्ट साहब, तुहानू सुनिया तुसी बदमाश हो, मतलब यही आप वाली बात के गैंगस्टर वाला काम कि तुसी बदमाश हो, तो इस चक्कर ही तुहानू, तो गोगी भट्ट ने कहा जी ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਜਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਦਰ ਹੈਗੇ ਆ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ भी ਉੱਥੇ अपना अकबरी मंडी के चेयरमैन ने। तो ये मतलब कि एक इनके पास लेबल था एक ताजर बरादरी का। ठीक है, माजी में लोग बड़ी बातें कहते हैं, नीला गुंबद में फलानी दुकान थी, ऐसे था, वो था, पंक्चर ये और था। ये बातें। ये मतलब लोग बातें, मतलब लोग निकाल के ले आते हैं। माजी होगा, माजी में कुछ होगा कि उनकी टायर शॉप है या जो भी मतलब मामला था। देखें, ये कोई बुरी बात नहीं है, ऐसी है। ठीक है। अगर कोई अपने बीवी बच्चों के लिए, किसी का कोई रोज़गार के लिए कोई मेहनत मज़दूरी कहीं कर रहा है, तो वो कोई ऐसी उसमें आर नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। तो एक निज़ाम कुदरत है, अल्लाह ताला ने जिसको जो नवाज़ा है, जिसको जहाँ रखा हुआ है, उसने उस हिसाब से चलना है, उस हिसाब से उसने मेहनत करनी है, उस हिसाब से अपने बीवी बच्चों का रोज़गार कमाना है। तो ये कहना कि जी वो फलाँ ये था, फलाँ ये था, अब यहाँ पर बेशुमार नौदौलती हैं। हमने उन्हें अपनी आँखों से देखा हुआ है सड़कों पर रुलते हुए। लोगों के साथ इस तरह वो अटैच होते थे कि मतलब कि सुबह का खाना है तो रात का खाना नहीं उनके पास होता था। लेकिन आज वो अरबपति लोग हैं और ऐसे-ऐसे मतलब कि लोगों के साथ उनके ताल्लुकात हैं, ऐसे-ऐसे काम कर रहे हैं। कोई बंदा अगर उनके माज़ी में झाँक के देखे तो कहेगा, यार ये फलाँ बंदा है, इन्ना ए मामला सन। लोग करते हैं बातें सोशल मीडिया पर, इस तरह की चलते हैं मामला। अब होगा क्या तीफी बट के मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद? अली, एक तो सीसीडी ने जो पिछले 7-8 माह से काम शुरू किया हुआ है ना, उसकी वजह से वैसे ही जो ये पर-पुर्जे निकालने वाले लोग थे ना, कि गली मोहल्लों के कह लें या कन टूटे। किसी कान टूटे टाइप जो थे, कि जाके फलाने काम में दिहाड़ी लगा ली, फलाने को दबा लिया, उससे कुछ ले लिया। ये मामला तो अभी फ़िलहाल सरे-दस्त या टेम्परेरी कह लें कि स्टॉप है ये। ठीक है, और इसमें सीसीडी ने जो अपना रोल प्ले किया है, इस हवाले से अब फौरी तौर पे जो है वो क्राइम की शरह भी काफ़ी नीचे आई हुई है, नो डाउट इसमें। लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है, मैं आपको बताऊँ। ठीक है, अब गैंग वॉर या गैंगस्टर या बदमाशी जो है, ये अभी कंट्रोल में है। लेकिन इसका मुस्तकिल हल तब होगा कि जब आप इसके मुतल्लिक बैठ के कुछ ऐसा फ़ैसला करेंगे, कुछ ऐसा डिसाइड करेंगे, कुछ ऐसे ऑफ़िसर्स अपॉइंट करेंगे जो मुस्तकिल तौर पर और मेरिट की बुनियादों पर इंसाफ पर मबनी काम करें। अगर इंसाफ पर मबनी काम नहीं होगा, अब हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया जो है ना, वो ये है कि हमारे मुल्क में जब भी कोई नया सेटअप आता है, पुराना सेटअप चेंज होता है, तो वो पुराने सेटअप का जो अपना एक डिज़ाइन किया हुआ कह लें कि किसी भी डिपार्टमेंट में जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, वो सब उनको रद्द कर देते हैं और नए तरीके से आप अपनी पॉलिसीज़ लेके आते हैं। अब ये सीसीडी के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि अगर कोई नया सेटअप आ गया ना, तो ये सीसीडी अफ़सरान को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, मैं आपको बताऊँ।
और ये जो हुक्मरान हमारे कह लें, यही कई इनके में से इनके जो एफआईआर जो हैं वो हुक्मरानों पे दर्ज होनी है और ये सीसीडीज के अफसरान के खिलाफ दर्ज होनी है। जो माजी में भी होता रहा। माजी में होता रहा, इसी तरह हमारे मुल्क की हिस्ट्री यही है ना, आप देख लें। ठीक है, अब यही है कि अगर ये सेटअप चलता रहा इसी तरह, जितनी देर भी चलेगा ये सेटअप, ये मामला तो ऐसे ही चलेंगे, क्राइम भी कंट्रोल में रहेगा। लेकिन नया सेटअप जब आएगा ना, नए आने वाले लोग जो हैं वो अब जाहिर बात है उन्होंने भी अपनी पॉलिसीज लेके चलनी है, और जो माजी की पॉलिसीज है उनको उन्होंने रद्द करना है, और माजी में किए गए जो इकदाम है उन पर वो एक्शन भी लेंगे। दोस्तों, अरशद अमीन चौधरी लाहौर का सबसे बाअसर शख्स, सबसे बड़ा बदमाश, लेकिन अंजाम क्या हुआ वो आपने देखा। आज के पॉडकास्ट का मकसद किसी भी क्रिमिनल को ग्लोरीफाई करना नहीं बल्कि उनका अंजाम बताना है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच डिजिटल को अभी सब्सक्राइब करें।